नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आज के हेल्थ शो में मैं आपके रूबरू हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई वो डिसेबिलिटी है जिसे इनविजिबल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, यानी हमारी सुनने की क्षमता, हमारी हियरिंग के साथ जुड़े हुए इश्यूज़, उसकी डिसेबिलिटी के बारे में हम आज स्टूडियो में बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है प्रोफेसर नरेश कुमार पांडा। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रोफेसर हैं, एचओडी ईएनटी डिपार्टमेंट हैं और डीन एकेडमिक्स हैं पीजीआई में। सो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला हमारे साथ इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं कि हियरिंग डिसेबिलिटी बेसिकली क्या है और क्या इसके रीजंस हैं, कहाँ से ये शुरू होती है? ऐसा है कि जो सुनाई की इश्यूज़ हैं वो शुरू से बच्चे से शुरू हो सकती हैं जी। स्कूल गोइंग बच्चों में भी होती हैं, ओके। मिडिल एज लोगों में भी होती हैं और फिर देन एल्डरली लोगों में होती हैं जी। और सब अलग अलग स्टेजेस में ये प्रॉब्लम होती है। जी। बच्चा जब जन्म होता है बहुत किसी कारण से हो सकता है कि बच्चे को सुनाई ना दे रहा हो जी। और उसका पेरेंट्स को पता चलता है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं। जी। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स पता लगा लेते हैं कि उनका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और फिर वहाँ पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी किसी ने बच्चों पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि आपके बच्चे को लगता है सुनाई नहीं दे रहा, जी। तो एक इमीडिएटली एक डिनायल होता है पेरेंट्स का, बोलते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाना चाहिए। हमारे सोशल नॉर्म्स भी ऐसे हैं कि बहुत लोग जो सीनियर लोग होते हैं उनको बोलते हैं अभी रुक जाइए, कई बच्चे देर से बात करते हैं। जी। 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 और उसके बाद अपने आप 2-2.5 साल के बाद बच्चा बोलने लगेगा। जी, करेक्ट। जब तक ये होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यदि बच्चे को जितनी जल्दी पता लग सके कि या बच्चे को सुनाई की प्रॉब्लम है तो हम इंटरवीन कर सकते हैं, उसका इलाज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और इसी को बोला जाता है कि नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग। दैट मीन्स जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसका स्क्रीनिंग होता है। जी। कुछ मेथड्स होते हैं और उस मेथड से स्क्रीन करते हैं ये और उसको possible है। पास और फेल करते हैं। ओके। जैसे ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन है, ऑटोमेटेड एबीआर है, तो हम पहले बच्चे का वो टेस्ट करते हैं जिससे पास और फेल पता चल जाता है। ओके। बच्चा यदि बाय चांस फेल हो गया तो उसका अगेन 1 या 1.5 महीने में दोबारा टेस्ट किया जाता है। ओके। कि वो कई बच्चों में इनिशियली फेल होते हैं, बाद में वो पास हो जाते हैं। ओके, पास माने ऐसा भी टेस्ट में होता है पास होते कि हैं। वो ओके। और यदि बाय चांस यदि वो फेल होता है, दैट मीन्स वो टेस्ट इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को सुनाई की प्रॉब्लम है, तो फिर एडवाइजेबल है कि वो किसी ईएनटी सेंटर में जाएं, बिल्कुल। सेकेंडरी या टर्शियरी सेंटर में जाएं, बच्चे का इलाज कराएं। जी। और इन बच्चों का जितनी जल्दी उनका यदि जैसे डायग्नोसिस हो गया, जितनी जल्दी उनको हियरिंग एड लगाई जाए। हियरिंग एड का बच्चा सुन रहा है कि नहीं, हियरिंग एड से उसका पता लगाते हैं हम लोग। और यदि किसी कारणवश यदि हियरिंग एड से भी नहीं फर्क पड़ता तो हम लोग के पास एक उपाय है जिसको हम कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं। ओके। कॉकलियर इम्प्लांट में बच्चे जब कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं, आजकल बोला जाता है जो एफडीए है वो 1 साल के बच्चे में हमें परमिशन देती है कि आप कर सकते हो। ओके। इवन यंग एज में भी। इवन यंग एज में 1 साल, आजकल 6 महीने के बच्चे में भी डिमांड चल रही है कि उसका कॉकलियर इम्प्लांट कर दिया वो जाए। बच्चा फिर उतनी जल्दी एनवायरनमेंट को अडेप्ट होना शुरू हो वो जाता है। बिल्कुल नॉर्मल अपने पीयर ग्रुप के साथ जी। वो इंटीग्रेट हो जाते हैं सोसाइटी में यदि उनका ऑपरेशन किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, सुनेगा नहीं तो बच्चा बोलना नहीं शुरू करेगा, सीखेगा नहीं चीजें। बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि यदि नॉर्मल बच्चा सुन रहा है तभी वो स्पीच और लैंग्वेज और सब कुछ डेवलप करेगा। बिल्कुल। यदि वो लेट हो गया, यदि सुन नहीं रहा तो वो स्पीच एंड लैंग्वेज में उसकी डिले होगी, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और वो अपने पीयर ग्रुप के पीछे रह जाएगा। जी, उससे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी बच्चे को महसूस होने लगता है। जी। दैट्स अ मेजर इशू। क्या किसी लाइक ये तो हो गया बहुत यंगर एज में जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही वो प्रॉब्लम इशू है, लेकिन जो बाद में डेवलप होते हैं ये सिम्टम्स, उनके क्या रीजंस होते हैं? जो कॉमन चीज़ है वो है स्कूल गोइंग बच्चों में। ओके। स्कूल गोइंग बच्चे में दैट मीन्स अराउंड 5 साल से 12-13 साल में
इन बच्चों में होता यह है कि वो स्कूल में जाते हैं, अपने स्कूल के बच्चों के साथ बहुत क्लोज नेट होता है, एक दूसरे के ऊपर साथ रहते हैं। एक बच्चे को किसी को यदि इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर बहुत स्वाभाविक है। वो एक जो एज रेंज है 5 to 12, दे आर मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग ईयर इन्फेक्शन। जी जी ईयर इन्फेक्शन जो सबसे कॉमन है कि इन बच्चों में बेसिकली कान में पानी भर जाता है, उसको ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन बोलते हैं। ओके और वो उसका कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है कि नाक के पीछे एक एडिनॉइड्स होते हैं जी। वो एडिनॉइड्स हमारे एक्चुअली बेसिकली देयर आर पुलिसमैन, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो, एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स जी। ना एक बार उनमें यदि इन्फेक्शन हो गई तो वो साइज बड़ा हो जाता है। अच्छा। तो होता यह है कि बच्चा फिर वो एडिनॉइड्स बढ़ जाने के कारण जो हमारे कान और नाक के बीच में एक ईस्टेशन ट्यूब होती है जो जिसका काम है कि वो प्रेशर इक्वलाइज करता है बिटवीन द ईयर एंड आवर नेजोफेरिंग्स या जो बैक पार्ट ऑफ द नोज। ओके। यदि वो बाई चांस यदि प्रेशर इक्वलाइजेशन नहीं हो पाया तो नेगेटिव प्रेशर बन जाता है कान में, पर्दा अंदर की तरफ जाता है, फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड के चलते बहुत सारे बच्चों में बहुत कई बार उनको सुनाई नहीं देता, कई बार उनको कान में दर्द होने लगती है, वो रात को मुंह खोल के सोते हैं, स्नोरिंग करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको ये रात में मुंह खोल के सोता है। ये सब लक्षण हैं कि इस बच्चे को एडिनॉइड्स हैं प्लस इसको हियरिंग इशू है और इसमें जांच होनी चाहिए। तो सर क्या ये जेनेटिकली भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब अगर पेरेंट्स को कोई इशू है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे को भी पास ऑन हो जाएगी? एक कंजेनिटल हियरिंग लॉस है जी जो अराउंड पूरे पॉपुलेशन में क्लोज टू 1% पॉपुलेशन में हो सकती है, जिसमें जो कंजेनिटल हियरिंग लॉस में हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो सकता है फैमिली हिस्ट्री ना हो। ओके। उसमें भी जो कंजेनिटल हियरिंग लॉस है जिसमें सिंड्रोम होता है किसी बच्चे को, सिंड्रोम माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी में उसके लक्षण होंगे, उसको बोलते हैं सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस। जिसके चांसेस हैं उस सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस के कि वो मैंने इट मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। जी जी जी। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों में ये जो है ईयर और नोज़ के बीच का ये एक है, तो क्या ये इसका एक रीज़न ये भी है कि जनरली हम शावर लेते हैं या बच्चे पूल में नहाते हैं तो पानी जो है वो डायरेक्टली कान में चला जाता है, क्या उसके रीज़न से भी ये चीज़ हो जाती है? जो पूल की बात आपने की, स्विमिंग पूल्स में गर्मियों में बच्चे बहुत जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा रीज़न है कि क्या होता है स्विमिंग करते समय कंटेमिनेशन होता है एंड कंटेमिनेशन कान का, बिकॉज पर्दा ठीक है, पर्दा यदि ठीक है इंटैक्ट है सो दैट्स ए बैरियर। लेकिन जो इन्फेक्शन होता है वो नेजोफेरिंग्स से, नोज नेजोफेरिंग्स ओरल कैविटी से कान की तरफ जाता है और एक बार वहाँ इन्फेक्शन हुआ उसके कारण फिर एक बार कान के पर्दे में, जिसको हम मिड लेयर बोलते हैं, उसमें यदि इन्फेक्शन हुआ तो जो कॉमनेस्ट चीज़ है जो होती है, जो लीस्ट रेजिस्टेंस है कि पर्दा में इन्फेक्शन होकर पर्दा फट जाता है। तो दैट इज़ हाउ जो ये होता है। यदि बाई चांस ये डिटेक्ट नहीं हो पाया, यदि बाई चांस जैसे फ्लूइड रहा कान के पर्दे में, एडिनॉइड्स की सिम्टम्स रहे और 2-3 साल तक रहे, तो जो कान का पर्दा जो अंदर की तरफ गया हुआ है वहाँ पर अगेन वो पर्दा अंदर जाके जो अंदर हमारा जाके बोन में चिपक जाता है, जिसके कारण फिर इन्फेक्शन होती है और वो इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है। उसको हम स्क्वामस डिजीज़ बोलते हैं, जिसके कारण जो हड्डी गल जाती है फिर उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। जी, उस तक चला जाता है। जी, इत्तेफाक से आज वर्ल्ड हियरिंग डे भी है और इस इम्पॉर्टेंट मौके पर हमारे साथ रिनाउंड डॉक्टर नरेश हैं हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए इस इशू के रिगार्डिंग। तो एक वर्ल्ड हियरिंग डे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आज हम बहुत ज़्यादा डिवाइसेस पे बेस्ड हैं, कोई काम चलता ही नहीं है, हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, ये चीज़ों के बिना हम निकलते ही नहीं हैं घर से, ऐसे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या इफेक्ट है हियरिंग पे? आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट सवाल पूछा है। जी। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जब शुरू में आए हमारे 2002-2003 में जब मोबाइल फ़ोन्स आए, एक्सप्लोजन हुआ जी एंड सब लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स शुरू किए यूज़ करना। जी।
धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ये बढ़ता गया जी। और जब हमने उस समय 2008-9 की बात है, जब हमने सोचा कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। बिल्कुल जी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें मालूम है कि ये नुकसान कर सकते हैं बॉडी के लिए। बिल्कुल पर्टिकुलरली उन दिनों आया कि जो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनको ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाते हैं जी। तो हमारे मन में भी आया, पीजीआई में हमने रिसर्च किया कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण यदि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है तो सुनाई में इसका कोई प्रभाव है क्या। बिल्कुल। तो हमने स्टडी किया, जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जी। हमने उसका जैसे रिसर्च करते हैं उसमें हमने रैंडमाइज़ किया जिन लोग कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं जी। और उनके प्रोफेशन के ऊपर देखा जी। और हमने ऐसे 3 स्टडीज़ की डिपार्टमेंट में। हमने उसमें ये पाया और हमने वो रिजल्ट्स अमेरिकन एकेडमी में भी प्रेजेंट किए जी। और एक जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन हुआ क्योंकि हमने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स जो लोग ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा पर डे जो यूज़ करते हैं दे रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हियरिंग इश्यूज। और हियरिंग लॉस एक डिफरेंट टाइप का हियरिंग लॉस है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे हियरिंग लॉस है जी। इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस। जो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस जिसको होता है विच मिमिक्स जो एल्डरली लोगों में होता है, शुरू होता है। दैट मीन्स वो लोग कॉमनली कंप्लेन करते हैं, यदि कोई ओल्डर पर्सन है, एल्डरली पर्सन है, वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन जब मैं कोई मीटिंग अटेंड करता हूँ मुझे समझ में नहीं आता अदर पर्सन क्या बोल रहा है जी। क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वो नहीं सुन सकता। सॉफ्ट साउंड्स ये वाली साउंड है उसको नहीं सुनाई देता। ओके। तो दैट मीन्स हमने ये उस समय कहा कि यदि हम ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करेंगे जी। तो जो यंग पर्सन है उसकी जो हियरिंग लॉस है वो एक ओल्डर पर्सन की जो हियरिंग लॉस है उसकी जैसे हो जाएगी। बहुत डेंजरस चीज़ है। दैट मीन्स इट्स ए प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस। जो नाड़ी में जो चेंजेस आते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं जी। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि 55-60 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपको ये वाला जो हियरिंग लॉस हो सकता है हाई फ्रीक्वेंसी जी। लेकिन यदि 40 साल 35 साल के पर्सन में यदि इस तरह का हियरिंग लॉस हुआ तो आप इमेजिन कीजिए कि जब वो 55-60 साल का होगा तो उसकी हियरिंग किस तरह होगी। सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। अनफॉर्चुनेटली उस समय जब हम स्टडी कर रहे थे तो कई बार हम कंट्रोल लेना चाहते थे। उस समय कंट्रोल मीन्स जो लोग जिनके पास सुविधा ही नहीं है मोबाइल फोन्स की, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो इट हैज़ टू बी डन दैट वे। तो कंट्रोल उस समय हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई जब हमने फर्स्ट 2 स्टडीज़ की। दैट मीन्स हमने 2008 में शुरू किया, 2007 में हमने 10 तक किया, फिर 10 से 12 किया। हमें कंट्रोल पॉपुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हमें एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमें कंट्रोल पॉपुलेशन लेने में बाय दैट टाइम जो परसेंटेज ऑफ लोग जो यूज़ कर रहे थे 70% यूज़ कर रहे थे वो ऑलमोस्ट 80% और आजकल तो अब ऑलमोस्ट 100% ही बोला जा सकता है। सो मेरा ये कहना है कि आप यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, इसके बिना नहीं काम चल सकता। ये तो आज हमारा इम्पॉर्टेंट गैजेट है जी, बिल्कुल। इसके बिना हमारा वी आर डिपेंडेंट ऑन द गैजेट कंप्लीटली। बट एट द सेम टाइम वन हैज़ टू बी केयरफुल कि आप इसको जब ज़रूरत हो तब यूज़ करें। डोंट यूज़ इट अननेसेसरली, डोंट गॉसिप फॉर लॉन्ग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का प्रभाव होता है। एक लोग का एक दूसरा एक है कि ब्लूटूथ जो डिवाइसेस कॉन्स्टेंटली पहने रहते हैं जी, बिल्कुल। जो ब्लूटूथ डिवाइसेस पहन रहते हैं और बोलते हैं कि ये तो मोबाइल फोन्स का हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। हाँ, बट ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो ब्लूटूथ डिवाइस हम पहन रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वहाँ पर ये हो रही हैं वो सब ब्लूटूथ डिवाइस के इसमें होंगी। बिल्कुल। तो इसीलिए ऐसा हमने उस समय जब हमने अपनी रिकमेंडेशन दी, हमने कहा एक तो कम यूज़ करिए, 2 घंटे से कम यूज़ करिए। दूसरा सोने के टाइम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज है वो इट्स क्लोज टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स इसमें जो इस रेंज में आर्म लेंथ में जो होता है तो अपने पिलो के नीचे ना रखें मोबाइल फोन्स, इतना रखिए, दूर रखिए, सो दैट आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वहीं कंसंट्रेट करे, आपके अराउंड ना आए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
आपने गैजेट्स की बात जी की, जी, ये बहुत ज़रूरी कितना है। ये कितनी अवेयरनेस डॉक्टर नरेश आपके हिसाब से वर्ल्ड लेवल पे होना शुरू हुआ है हियरिंग को लेके? जब हमने ये वाला फर्स्ट हमने प्रोजेक्ट किया था तो हम गए वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए, ओके सडनली जिसको बोलते हैं ना, देयर वाज अ टर्बुलेंस इन अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजी की वी वर प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू जहाँ जिन्होंने ऐसा शोध किया था, रिसर्च किया था। हाँ जी। एंड मैंने वहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए कैनेडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया में। उन्होंने उसमें हमारे कहा कि आपको ये नंबर्स कम है, आपने जो स्टडीज़ किया है उसमें नंबर्स कम है। ओके ठीक कह रहे थे नंबर्स हमने, बिकॉज जब आप कम्युनिटी बेस्ड स्टडी करते हैं तो आपके पास नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए, बिल्कुल तो आपका कोहॉर्ट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो हमने वैसे ही किया, बाद में किया, बट सब जितने रिसर्च में हमने किया सब में यही पाया कि डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट है हियरिंग के ऊपर, है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, एटलीस्ट है, कितना है वो तो चलो नंबर ऑफ केस स्टडीज सो पे। प्रिकॉशन इज द वे, डोंट इंडल्ज इन एक्सेसिव यूज। जी जी। और सर क्या अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं? अगर अवेयरनेस की हम बात करें तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मुझे ये इशू है, तो क्या अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिससे हमें एक डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए या इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अगेन जी। जब हम ये रिसर्च कर रहे थे, लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी में हम अवेयरनेस कर रहे थे जी। कि क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं। हाँ जी। और जब धीरे धीरे हमने पेपर में भी, हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी निकाला कि वन शुड बी केयरफुल, तो कई जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स आपको पता ही है कि उनका सारा काम ये है। और जब इतना यूज़ करते थे, एक वन एग्जीक्यूटिव आए हैं मेरे पास और बोले कि डॉक्टर साहब मैं ना 2 दिन से सोया नहीं हूँ। बोले क्यों नहीं सोए? बोले मेरा इतना भारीपन है, हेवीनेस है कानों में, दोनों कान में, कि मैं सो ही नहीं सक रहा। तो कुछ बताइए। मैंने जस्ट ऐसे ही, उन दिनों हम ये स्टडी कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा आप मोबाइल फ़ोन काफ़ी यूज़ कर रहे हो? बोले डॉक्टर साहब मैं तो कॉन्स्टेंटली 12 घंटे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो आपका रिस्की पीरियड से 6 टाइम्स है। हम तो बोलते हैं 2 घंटे ज़्यादा नहीं यूज़ करो, आप तो 12 घंटे यूज़ कर रहे हो। तो मैंने कहा आप 3 दिन छुट्टी ले लो, मोबाइल फ़ोन बंद करिए और छुट्टी ले लीजिए, और 3 दिन के बाद मुझे आके बताएं। एंड मेरा विश्वास करिए कि जब वो बंद करके उन्होंने कहा, मैंने छुट्टी ले ली, बाद में मुझे आके बताया कि क्या रिलीफ मिला मुझे। बंद करने के बाद मुझे लगा कि मैं आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पर्टिकुलरली बाद में ये भी आया कि जो हम टावर्स हमारे घरों के आगे हम देख रहे हैं, बिल्कुल। इतने सारे टावर्स हैं, बहुत सारी दे आर ऑल एक्चुअली कंसंट्रेटिंग, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसंट्रेट हो रही हैं। तो उसका भी है, दैट मीन्स पॉपुलेशन एट लार्ज को भी रिस्क है। मैक्सिमम इसका क्या, हियरिंग लॉस का या हियरिंग के साथ जुड़े हुए इश्यूज का क्या एक्सेस में अगर हम सोचें कि एंड क्या हो सकता है? एंड बहुत अच्छा नहीं होता जी। क्या कैंसरस भी, रॉन्ग वर्ड टू से, बट कैंसर नहीं होता, सुनाई धीरे धीरे इतनी खराब हो जाती है जी कि जिसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल सुन ही नहीं सकते, जिसको हम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस बोलते हैं। आप पर्टिकुलरली जब ये एल्डरली पर्सन में होता है कि आप सुन नहीं सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते। और हमने ऐसे पेशेंट्स में जिनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था, उनको सुनाई नहीं दे रहा था, हियरिंग एड से भी कोई बेनिफिट नहीं था, हमने ऐसे पेशेंट्स में कॉक्लियर इम्प्लांट किया है। एंड जिसको बोलते हैं ना, लाइफ वापस आ गई उनके लिए। जब हमको उनको सुनने लगता है तो देन वो बोलते हैं ऑब्वियसली रिलीफ, बिग रिलीफ। इट इज सच अ मैजिकल थिंग। मैं आप इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से हैं, पीजीआई वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट, और आप खुद एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पीजीआई में पर्टिकुलरली क्या रिसर्च एडवांसेस हो रहे हैं हियरिंग को लेके? हमने बेसिक रिसर्च के ऊपर अब ध्यान देना शुरू किया है लास्ट 8-9 साल से जी, कि जो अंदर इनर ईयर है, अब जनरल पब्लिक को यदि मैं समझाने की कोशिश करूं, जो इनर ईयर है वहाँ पर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जी, जो हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं जी, जो डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के कारण जो साउंड, जो स्टिमुलस है
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके हमारे ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन का हिस्सा जो हियरिंग का है, उसको स्टिमुलेट करता है। ओके। यदि हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो वो फिर स्टिमुलेशन जो ट्रांसमिशन होता है वो नहीं हो पाता, जाएगा जी, रुक जाएगा। तो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह, हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रहा है। हमारे एक बहुत ही मेधावी रिसर्चर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टीम है, पीएचडी भी हैं, उनके 2 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जी। एंड वो कर रहे हैं कि क्या हम किसी तरह से ये जो हेयर सेल्स का जो ये रीजनरेशन कर सकते हैं क्या। ओके। तो रीजनरेशन इट इज़ अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, रिसर्च इज़ ऑन। ये होने के लिए किस तरह कोई जीन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो रहे हैं, कौन कौन से जेनेटिक म्यूटेशन हो रहे हैं जिसका प्रभाव पड़ रहा है, ये सब स्टडी किया जा रहा है जी। तो अब एक बिल्कुल ही डिफरेंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड वी विश के ये भी, इसका भी हल निकल आए, बिकॉज ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सुनना देखना नहीं होगा क्या इसका। आप जो भी हमारा हेयरिंग डैमेज आपने बताया कि कई बार अंदर बोन भी डैमेज हो जाती है, डैमेज वहाँ तक, तो उसका ब्रेन से भी कुछ कनेक्शन होता है, बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड। आईज से, देखने से, या इन चीज़ों से भी कुछ कनेक्शन होता है। हाँ जी, होता है, क्योंकि हमारा जो कान जो ऑर्गन है वो ब्रेन से बिल्कुल पास में होता है। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि हड्डी गलाने वाली बीमारी जिसको हम कोलेस्टेटोमा बोलते हैं, यदि वो हो जाए तो जब वो हड्डी गलाती है तो एक तो है कि सुनाई की हड्डियों को ख़राब कर देती हैं, जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, सुनाई की प्रॉब्लम होती है। कई बार जो हमारा एक हड्डी का एक पार्टीशन होता है जो ब्रेन और ईयर को सेपरेट करता है, वो बड़ा थिन होता है, वो एक बार यदि हो जाएगा तो फिर ब्रेन में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। यदि कॉक्लिया को डैमेज कर दिया तो सडनली सुनाई पूरी ख़राब हो जाती है। सो इन पेशेंट्स में हम सबसे पहले बोलते हैं कि हमें ये जो इन्फेक्शन का रिस्क है, ब्रेन इन्फेक्शन, जो हमारी नाड़ी होती है, फेशियल नर्व पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको इनको प्रिवेंट करने के लिए इसका जल्दी इलाज होना चाहिए, जल्दी डिटेक्शन और इलाज शुरू तो हम जल्दी उसका ऑपरेशन करते हैं, जितनी बीमारी होती है कोलेस्टेटोमा को निकाल देते हैं। उसके बाद कान को बिल्कुल जिसको बोलते हैं सेफ कर देते हैं कि और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे डैमेज ना हो। और कई बार वहीं सेम सर्जरी में हम सुनाई को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कई बार सेकंड सिटिंग में सुनाई के जो हड्डियां ख़राब हो गई होती हैं वहाँ पर कोशिश करके, जिसको हम टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं, उसको सुनाई को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। जी जी। क्या मेडिकेशन का भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हेयरिंग इश्यूज के साथ रिलेटेड? हाँ जी, क्या होता है कि कई बार कई जिसको बोलते हैं ये मेडिसिन्स को ओटोटॉक्सिक मेडिकेशन बोला जाता है। जिसका मतलब है कि सपोज किसी पर्सन के बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश एक कान में सुनाई बिल्कुल ठीक रहती है, एक कान में नाड़ी खराब हो जाने के कारण उसका एक कान खराब हो जाता है। एक ही कान फंक्शनल है, काम करने वाला है। यदि ऐसी सिचुएशन में सपोज किसी दूसरी बीमारी के लिए यदि वो किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है उस पेशेंट का बोलना उस डॉक्टर को कि जी मेरा एक कान खराब हो चुका है, एक ही कान है, और मुझे ऐसी दवाइयाँ ना दें जिससे मेरा कान खराब हो सकता है। एंड इट इज़ नोन, हमें बताया जाता है, देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशन जिनको ओटोटॉक्सिक मेडिकेशन है, डॉक्टर्स को मालूम होता है कि हाँ ही विल टेक प्रिकॉशन कि वो वाली दवाइयाँ ना दें जिससे कोई रिस्क हो उस जो पेशेंट वर्स्ट होने का। जी। ओके, सो मेडिकेशन का भी असर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर नरेश ने हमें बताई है कि हम जब मेडिकेशन किसी दूसरे डिजीज़ के लिए भी लेते हैं और हमें अगर पहले से हेयरिंग इशू है तो वी मस्ट कि एक डॉक्टर को बताया जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी मेडिकेशन ना दी जाए जिससे हियरिंग इशू और वर्स्ट हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी बात से डॉक्टर साहब दिमाग में आ रही है कि हम जैसे देखते हैं कि बुजुर्ग 45-50 प्लस होके खुद ही दुकान से जाके चश्मा ले लेते हैं, वहीं से आंखें दिखा के। ऐसे ही लोग हेयरिंग एड्स भी ले लेते हैं कि मुझे इस कान से कम सुनता है, तो उसका क्या अफेक्ट होता है? नहीं, वो बहुत इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है जी। आप इवन चश्मा भी नहीं ले सकते क्योंकि चश्मे को भी सही पावर होनी चाहिए जो आप चश्मा लेते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो आपको सही पावर देगा तभी आप ठीक से देख पाओगे। बिल्कुल, हाँ जी। ऐसे ही जब हम कभी जिसको हम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस बोलते हैं या हियरिंग एड्स बोलते हैं,
जिसमें एक बाकायदा हियरिंग उसका एनालिसिस होता है। जी। एनालिसिस होने के बाद वो प्रिस्क्राइब होती है कि आपके लिए ये हियरिंग एड बेटर है। उसका भी कोई और रेंज होता होगा। आजकल डिजिटल हियरिंग एड्स हैं जी। जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। सो दे कैन बी प्रोग्राम्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जो हमारे ऑडियोलॉजी कलीग्स हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स इन दैट। सो दे विल डू दिस कि ये दे विल से ये आप लीजिए, इस हियरिंग एड यूज़ करने से आपका गेन बेटर है, आपको अच्छा सुनाई देगा। पेशेंट भी जब हियरिंग एड का एनालिसिस होता है वो बोलता है हाँ मुझे ये वाला हियरिंग एड मुझे दीजिए, अच्छा तो डिफरेंस पता चलता है। पता चलता है। ओके। एंड ये एक बहुत एडवांस चीज़ है जो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट है, जिसको हमारा जो स्पेशलिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको करना चाहिए। ये रोड साइड वेंडर्स और वहाँ जाके कि आप ये मशीन लगा लो, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसको वो पैसे खर्च करेगा, रुपए खर्च करेगा, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो दैट मे वर्स द थिंग। सो आज जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि आज वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड हियरिंग डे है, तो डॉक्टर साहब क्या इस साल की थीम है और क्या किस चीज़ पे काम करने की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम वर्ल्ड हियरिंग डे हम लोग पीजीआई में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। और हम अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं हम इतने सालों से, बट हमने एक स्पेशल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अवेयरनेस के लिए एक स्किट करेंगे। हमने एक लोगों के एजुकेशन के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है विच जो हम सब जगह हम दिखाएंगे, इंक्लूडिंग द मूवी हॉल्स, कि आपको ऐसे करना चाहिए लोगों के अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल। और हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, और ये भी एक माध्यम है जो हम अभी बैठे हैं जिससे हम लोगों को बता पाएंगे। और ये है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए। अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बात की। अब जो एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम इम्पोर्टेंस नहीं देते इज नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस। जी वही कि समय का भी अलार्मिंग हो रहा है, पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही कि क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी नॉइस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ एक्सेसिव नॉइस है, एंड पर्टिकुलरली डे टू डे एनवायरमेंटल नॉइस, हम लोग आप देखते ही हैं, हम लोग वी आर ऑल एक्सपोज टू एनवायरमेंटल नॉइस। हॉर्न हम लोग बहुत बजाते हैं, हमारी बहुत ख़राब आदत है कि हम 2 सेकंड भी वेट नहीं करते, जैसे ही रेड से ग्रीन हुआ और हम वी स्टार्ट हॉकिंग, एंड वो एक इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल नॉइस, आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट के चारों तरफ जो इंजीनियर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स जो एयरक्राफ्ट के अराउंड काम कर रहे होते हैं, दे हैव ऑल यूज्ड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, हेडफोन्स पहना होता है। बट आप देखिए जहाँ पर घरों में लोग काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, वो लोग यूज ही नहीं करते, एक्सेसिव नॉइस। हाँ जी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड ये इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयर्स के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल नॉइस का प्रिवेंशन इज ए रेगुलेशन जिसमें कंटिन्यूअस एक्सपोजर to noise at beyond 80 decibels for 6 hours is not correct. That means 6 घंटे यदि कोई आदमी यदि पर्सन काम कर रहा है एंड इज एक्सपोज टू अबव 80 डेसिबल्स, तो उसको छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि वो 6 घंटे ज़्यादा नहीं काम कर सकता। बिल्कुल। यदि नॉइस उसका 100 डेसिबल्स है तो वो 6 घंटे की बजाय फिर 4 घंटे काम करेगा। एंड प्रोपोर्शनेटली यदि नॉइस ज़्यादा है तो काम कम करेगा, अदरवाइज तो उसको उसको रिस्क है, एक्सपोजर है उसका। जी, बातें सवाल बहुत सारे हैं और समय थोड़ा कम है, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें समझने को मिली। एक तो हमको अलार्मिंग सिम्टम्स देखने चाहिए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ बर्थ अब टेक्निक्स हैं जिससे उस टाइम भी बच्चे का डायग्नोस किया जा सकता है। आज के लिए डॉक्टर साहब कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, एक फाइनल जो लोग हैं, ताकि अवेयरनेस इसकी हो? हाँ, मेरा मैसेज ये है कि अपने हियरिंग का ख्याल रखिए जी, एंड हर समय रखिए जी, एंड सो दैट आप यू हैव हियरिंग फॉर लाइफ। जी। सो अपने आप आज अपने सारे प्रिकॉशंस लेंगे, सो यू विल हैव हियरिंग फॉर लाइफ। तो आज के हेल्थ शो में हियरिंग पर इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।